गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे इज 24 मई 2020। तो स्वागत आप सभी का दैनिक जागरण के कंप्लीट न्यूज एनालिसिस पे। यहाँ पे हम दैनिक जागरण का कंप्लीट न्यूज एनालिसिस करते हैं जो आपके यूपीएससी या रिस्पेक्टिव स्टेट पीसीएस, जिस भी स्टेट पीसीएस की आप तैयारी कर रहे हो वहाँ पे ना सिर्फ प्रीलिम्स मेंस बल्कि इंटरव्यू में भी आपको हेल्प करेगा। तो डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दें, पुराने हैं तो लाइक कर दें, शेयर करें, कमेंट करें, और कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन आप हमसे पूछ सकते हैं। तो पहला जो न्यूज़ हम डिस्कस कर रहे हैं वो न्यूज़ यह है कि दिल्ली सरकार के विज्ञापन में बताया सिक्किम को पड़ोसी देश का दर्जा। थोड़ा सा पॉलिटिकल न्यूज़ है। हमारे लिए पॉलिटिकल न्यूज़ कभी भी इंपॉर्टेंट नहीं होता है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से या स्टेट पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन चूंकि ये सिक्किम की बात है, बात सिक्किम की आज हम करेंगे कि सिक्किम को भारत में किस तरह से विलय किया गया, किस संविधान संशोधन के माध्यम से सिक्किम को भारत में विलय किया गया। तो कई बार स्टेट पीसीएस में कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, इनफैक्ट यूपीएससी के प्रीलिम्स में भी इसको लेकर के क्वेश्चन रहा है, सिक्किम को भारत में किस तरह से विलय किया गया। तो हम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहला फैक्ट तो आप ये याद रखो कि सिक्किम को 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 36वां संविधान संशोधन 1975, 36वां संविधान संशोधन 1975 के माध्यम से भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। आज़ादी के बाद क्या हुआ ना कि 1947 के बाद लगभग 562 रियासत थी भारत में, यानी 562 से अधिक राजा भारत में थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत प्रयत्न करके इन राजाओं को भारत में मिलाया। नॉर्मली कोई भी राजा भारत में मिलना नहीं चाहता था, वो चाहता था कि उनका क्षेत्र सुरक्षित रहे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है काफ़ी लोह पुरुष थे और उन्होंने इनको भारत में मिलाया। उसके बाद क्या इशू हुआ कि 1962 के आसपास, 1962 के आसपास जो है, जब चाइना ने हम पे हमला कर दिया तो उसके बाद हमें इस क्षेत्र का इम्पोर्टेंस नज़र आया, सिक्किम का इम्पोर्टेंस नज़र आया, और उसके बाद जो है 1975 में 36वां संविधान संशोधन के द्वारा फाइनली सिक्किम को भारत का अंग बना लिया गया, भारत का राज्य बना लिया गया। इंदिरा गांधी की समय सरकार थी उस समय में। अभी से कुछ दिन पहले यानी 16 मई 2020 को ही सिक्किम जो है 45वां स्थापना दिवस सिक्किम का मनाया गया। 45 स्टेटहुड डे ऑफ सिक्किम मनाया गया। कब? 16 मई 2020 को, इसी महीने में कुछ दिन पहले। 1947 तक जो है सिक्किम में चोग्याल का शासन था, कुछ जगह इसको छोग्याल भी कहा जाता है। तो चोग्याल का जो है यहाँ पे शासन था 1947 तक। उसके बाद भी यहाँ पे चोग्याल का शासन बना रहा। 1974 में 1974 ईस्वी में जो है जनमत संग्रह कराया गया, और जनमत संग्रह के बाद जो है सिक्किम के लोगों ने भारत में जाने की इच्छा व्यक्त की, और उसके बाद जो है फाइनली 1975 में 36वां संविधान संशोधन के माध्यम से सिक्किम को भारत में विलय कर लिया गया, भारत का राज्य बना लिया गया। सिक्किम भारत का एक अभिन्न अंग है। तो उम्मीद है कि सिक्किम को लेकर के आपका इशू बेसिक क्लियर हो गया होगा। 36वां संविधान संशोधन 1975, 22वां राज्य सिक्किम भारत का बना। और यहाँ पे कौन सा राजा शासन करता था? तो छोग्याल या चोग्याल राजा यहाँ पे शासन करता था। सेकेंड पेज पे कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। थर्ड पेज पे चलते हैं, यहाँ भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। फोर्थ पेज पे देखो, ये न्यूज़ हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो दो संस्थाएं दी हैं, सीपीसीबी, सॉरी, ये जो दो संस्था है सीपीसीबी और एनजीटी, इन दोनों संस्था पे कई बार यूपीएससी ने प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा है। अगर 2018 का यूपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, डायरेक्टली उन्होंने सीपीसीबी और एनजीटी को लेकर के डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा है 2018 के यूपीएससी प्रीलिम्स में। तो जाकर क्वेश्चन आप देखो। हम बेसिकली डिस्कस करेंगे आज एनजीटी और सीपीसीबी के बारे में, क्या है उसका, क्या प्रोविजन है, डिटेल से डिस्कस करेंगे। देखो, एनजीटी मतलब होता है राष्ट्रीय हरित न्यायालय, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ये जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। संविधान में भारत में जो है 3 तरह का बॉडी होता है। पहला तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता है,
वैसी बॉडी, वैसी संस्था जिसका जिक्र भारत के संविधान में हो उसे संवैधानिक संस्था कहा जाता है। जैसे चुनाव आयोग, जैसे जीएसटी परिषद भी जो है एक संवैधानिक संस्था। उसके बाद दूसरा होता है स्टैट्यूटरी बॉडी, वैसी संस्था जिसका निर्माण संसद के किसी एक्ट के माध्यम से किया गया है उसे स्टैट्यूटरी बॉडी या सांविधिक संस्था कहा जाता है। जैसे हो गया आपको एनजीटी। और उसके बाद एक होता है कि ना तो संवैधानिक होता है ना सांविधिक होता है, यानी उनको जो है एक किसी ऑर्डर पे जो है प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर पे या अन्य ऑर्डर पे जो है उनको पारित किया जाता है, उनको बनाया जाता है। जैसे नीति आयोग, नीति आयोग के बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि क्या ये संवैधानिक संस्था है तो नहीं, क्या ये सांविधिक संस्था है तो नहीं। नीति आयोग ना तो संवैधानिक संस्था है ना तो सांविधिक संस्था है। तो एनजीटी क्या है हमारे पास, एनजीटी पे लौटते हैं। एनजीटी है एक सांविधिक संस्था, क्योंकि संसद एक एक्ट बनाई थी 2010 में, इसे कहा जाता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010, और उसके बाद जो है एनजीटी की स्थापना की गई थी। एनजीटी जो है विश्व का भारत तीसरा ऐसा देश है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद भारत विश्व का तीसरा ऐसा देश है जिन्होंने एनजीटी की स्थापना किया है, यानी जिसके पास हरित न्यायाधिकरण है। याद रखना, इंडिया विश्व का तीसरा ऐसा देश है जिसके पास एनजीटी है। एनजीटी बेसिकली 7 लॉ में डील करता है, यानी इस लॉ का अगर उल्लंघन होता है तो एनजीटी आदेश दे सकता है। ये कौन कौन सा लॉ है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, यूपीएससी नॉर्मली इसी में आपको पेच कर देगा, इसी में आपको फंसा देगा। पहला जो लॉ है वो है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974। दूसरा है वाटर सेस 1977। तीसरा है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, वन सुरक्षा अधिनियम फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। चौथा है, फोर्थ है कि द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981। उसके बाद इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जैव विविधता अधिनियम 2002। तो ये जो अगर 7 एक्ट है, इस सातों एक्ट का अगर उल्लंघन होता है, किसी भी तरह का कोई उल्लंघन होता है तो एनजीटी जो है आदेश जारी कर सकता है। उसके बाद जो है 2 ऐसा इंपॉर्टेंट एक्ट है जिसको एनजीटी से बाहर रखा गया है, यानी इस एक्ट का उल्लंघन होने पे भी एनजीटी आदेश जारी नहीं कर सकता। कौन सा एक्ट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और दूसरा है एसटी एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट 2006। तो याद रखना, ये 2 इंपॉर्टेंट एक्ट हैं जिसको एनजीटी के दायरे से बाहर रखा गया। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, और यही कारण है कि कुछ समय आपने सुना होगा कि बाघ जो है देश में कुछ जगह बाघ की मृत्यु हो रही थी, कुछ जगह शेर की मृत्यु हो रही थी, लेकिन एनजीटी ने किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि एनजीटी के वो दायरे में नहीं आता है। एनजीटी का हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली में है, और 4 इसका रीजनल हेडक्वार्टर है, क्षेत्रीय कार्यालय है। कहाँ पे, भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई। याद रखना, भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई में रीजनल हेडक्वार्टर है और इसका मेन हेडक्वार्टर दिल्ली में है। अब चलते हैं सीपीसीबी, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल ब्यूरो, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण संस्थान। यह एक जो है सांविधिक संस्था है। एनजीटी भी एक सांविधिक संस्था है और सीपीसीबी भी एक सांविधिक संस्था है, यानी इसका भी स्थापना संसद के एक एक्ट के माध्यम से किया गया। और ये एक्ट कौन सा है, कई बार यूपीएससी कंफ्यूजन में आपको फंसा देगा। कई बार लोगों को लगता है कि सीपीसीबी की स्थापना वायु प्रदूषण एक्ट के माध्यम से किया गया। जी नहीं, सीपीसीबी की स्थापना जल अधिनियम, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत किया गया। जल प्रदूषण एक्ट 1974 के माध्यम से सीपीसीबी की स्थापना किया गया है, न कि वायु प्रदूषण एक्ट के माध्यम से। इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसका बेसिकली काम क्या है कि जल एवं वायु प्रदूषण को नियंत्रण, निवारण और वायु गुणवत्ता से सुधार संबंधित मामले पे केंद्र सरकार को सलाह देता है, डाटा कलेक्ट करता है। ये सारा का सारा काम है सीपीसीबी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का। देखो, बेसिकली हम उसी न्यूज़ को डिस्कस करते हैं जो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, और उसी न्यूज़ में उस क्या पॉइंट पढ़ना है ये अधिक इंपॉर्टेंट होता है। यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा ये अधिक इंपॉर्टेंट होता है कि क्या पढ़ना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए।
तो ऐसा नहीं कि पेपर में पूरा का पूरा न्यूज़ पढ़ना और उस न्यूज़ में पर्टिकुलरली किस चीज़ के बारे में जानना है। जैसे ये न्यूज़ जो था हमारे पास, ये न्यूज़ था गंगा व यमुना की गुणवत्ता के सुधार पे सीपीसीबी से एनजीटी ने रिपोर्ट मांगे। तो ये न्यूज़ में सबसे अधिक आपके लिए इंपॉर्टेंट था कि एनजीटी के बारे में जानना और सीपीसीबी के बारे में जानना। तो किसी न्यूज़ में क्या पढ़ना है उस पर हम बेसिकली डिस्कस करते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे जो है हम डिस्कस करेंगे, और ये जो संस्था है आईसीएमआर का जो संस्था है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी समय से लगातार चर्चा में रह रहा है। कोरोना वायरस जब से आया है और अधिक चर्चा में हुआ है, तो यूपीएससी इससे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो पहले तो न्यूज़ देख लो कि कोरोना से बचाव में कारगर है HCQ। आईसीएमआर HCQ है, HCQ को बोला जाता है, देखो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवाई जो है, जिसको हमने अमेरिका को निर्यात किया है, वर्ल्ड के लगभग 70 से 80 देशों को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा का निर्यात किया है। तो एनजीटी का कहना, सॉरी इसका आईसीएमआर का कहना है कि ये दवाई जो है कोरोना के इलाज में सहायक हो सकता है। आई रिपीट, आईसीएमआर का कहना है कि ये दवाई कोरोना के इलाज में कारगर साबित हो सकता है। इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आईसीएमआर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में जानना। आईसीएमआर भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसकी स्थापना कब हुई है? 1911 में, 1911 में इसकी स्थापना हुई थी। यानी अंग्रेज के समय में ही इसकी स्थापना हुई है, 1911 में। उस समय में इसका नाम क्या था? उस समय में इसका नाम था भारतीय अनुसंधान कोष संघ, इसका नाम था। यानी जिस समय में आईसीएमआर की स्थापना हुई थी उसका नाम था भारतीय अनुसंधान कोष संघ। आज़ादी के बाद जो है इसका नाम परिवर्तित करके आईसीएमआर कर दिया गया, यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कर दिया गया 1949 में। यह विश्व का जो है सबसे पुराना आयुर्विज्ञान संस्थान है, विश्व का सबसे पुराना है, और इस परिषद को भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन है यह। तो कौन सा मिनिस्ट्री का अधीन है आईसीएमआर? तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मिनिस्ट्री के अधीन है आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो है परिषद के शासी निकाय के अध्यक्ष होते हैं। तो ये भी याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कौन सा मिनिस्ट्री है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मिनिस्ट्री है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। 1911 में इसकी स्थापना हुई है, और 1949 में इसका नाम बदल करके आईसीएमआर कर दिया गया है, जो आज तक चल रहा है। देखो आज का एडिटोरियल हमारे लिए कहीं इंपॉर्टेंट नहीं है। एडिटोरियल मैंने पूरा देखा, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है कोई भी एडिटोरियल को। इसको एक बार थोड़ा सा देख सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बिजनेस पेज पे जो है ये आप पढ़ सकते हो एक बार, और इसको लेकर के मैं एक वीडियो ला रहा हूँ, स्पेशल में वीडियो लाऊंगा। भारत सरकार का जो आत्मनिर्भर पैकेज है, जिसमें 5 पैकेज आए हैं, और लगभग ये टोटल पैकेज मिलाकर के 20 लाख करोड़ की पैकेज, 20 लाख करोड़ का पैकेज है, जो भारत के जीडीपी का लगभग 10% है। तो इसको लेकर के मैं अलग से वीडियो लाऊंगा कि सरकार ने क्या क्या कदम उठाया, कहाँ कहाँ कौन सा कदम उठाया। तो यहाँ पे जो हमारे वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, उनका कहना है कि कोविड का जो अगला स्टेप होगा, यानी अगर संक्रमण जिस तरह से आगे बढ़ेगा या संक्रमण का जो रुख होगा, उसके अनुसार से सरकार अन्य पैकेज लेकर आएगी। तो इसका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। देखो अयोध्या पे लेकर के कल भी हमने डिस्कस किया, और अयोध्या को लेकर के आज भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अयोध्या पे एक बार फिर से हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखो ये न्यूज़ जो है, और उसके बाद जो है हम डिस्कस करेंगे ASI के बारे में। ASI काफ़ी चर्चा में रह रहा है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और यूपीएससी ऐसा इंस्टीट्यूशन से क्वेश्चन पूछता है जो चर्चा में रहता है। तो अयोध्या विवाद को लेकर के भी हम एक बार डिटेल से डिस्कस करेंगे। देखो ये जो लैंड है, इस लैंड को कहा गया विवादित ढांचा।
सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको अयोध्या विवाद के बारे में डिटेल से जानना है तो मैं लिंक डाल दूंगा आपको, वहां पे जाकर मेरा एक पुराना वीडियो आप देख सकते हो, जो वीडियो मैंने बनाया था जिस समय में अयोध्या का वर्डिक्ट आया था, और काफ़ी रिसर्च करने के बाद मैंने वो वीडियो बनाया। क्योंकि अयोध्या एक ऐसा विवाद है, अगर भारत की वर्तमान राजनीति को आपको समझना है तो अयोध्या विवाद के बारे में आपको पता होना चाहिए। लगभग 500 वर्ष का अयोध्या का विवाद है, 550 वर्ष का लगभग अयोध्या का विवाद है, और उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय सुनाया। 1947 से पहले लगभग 70 बार दंगे हो चुके थे, और 1971 के बाद भी काफ़ी दंगे हुए हैं अयोध्या विवाद को लेकर के, जिसके बारे में आपको जानकारी होगा। तो काफ़ी डिस्प्यूटेड विवाद था। और बेसिकली क्या विवाद है एक बार फिर से हम डिस्कस करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन आया उसके बारे में आपको पता है, लेकिन विवाद एक्चुअल क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो ये जो लैंड है, इस लैंड को लेकर के विवाद है, और ये लैंड है 2.77 एकड़ का। 2.77 एकड़ का जो ये लैंड है, ये जो तस्वीर दिख रही है ये गोला में, ये तस्वीर बेसिकली विवाद का रीजन है। अब यहाँ पे जो है विवाद हुआ तो मैटर गया सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में 3 पार्टी है। पहला जो पार्टी है वो पार्टी है सुन्नी वक्फ बोर्ड का, और सुन्नी वक्फ बोर्ड का कहना है कि चूंकि ये जो मस्जिद का पार्ट है, ये मस्जिद का पार्ट की देखभाली सुन्नी वक्फ बोर्ड करता है, और यही कारण है चूंकि मस्जिद का वो देखभाल करता है तो ये पूरा जो क्षेत्र है वो उनके क्षेत्राधिकार में आता है, उनका पार्ट होना चाहिए, इसलिए ये 2.77 एकड़ की जो ज़मीन है उसे दे दी जानी चाहिए। क्लियर है? तो सुन्नी वक्फ बोर्ड का क्या कहना है कि चूंकि वो मस्जिद उसके क्षेत्राधिकार में आता है, इसलिए ये टोटल लैंड जो है सुन्नी वक्फ बोर्ड को दे दिया जाना चाहिए। दूसरा जो पार्टी है वो है निर्मोही अखाड़ा। अब ये देख लो, राम चबूतरा हो गया, ये हनुमान द्वार हो गया, ये सिंह द्वार हो गया, ये सीता की रसोई हो गया, ये सारे के सारे की देखभाली करता है कौन? निर्मोही अखाड़ा। तो इसलिए निर्मोही अखाड़ा का कहना था सुप्रीम कोर्ट में, चूँकि ये जो है राम चबूतरा, हनुमान द्वार, सिंध द्वार और सीता की रसोई, ये सारे के सारे की देखभाली वो करता है, उनके क्षेत्राधिकार में आता है, इसलिए जो टोटल लैंड है ये 2.77 एकड़ का, ये दे देनी चाहिए निर्मोही अखाड़ा को। और जो तीसरा पार्टी है वो भी इम्पोर्टेंट है। ये जो मस्जिद दिख रहा है ना, ये बीच वाली जो मस्जिद है, सॉरी, ये जो बीच वाली मस्जिद है, इस मस्जिद के बीचों बीच जो है भगवान राम की मूर्ति रखी हुई है। यहाँ पे भगवान राम की मूर्ति मिली है। तो ऐसी कंडीशन में जो है रामलला न्यास एक अन्य पार्टी होते हैं, वो बोलते हैं कि चूंकि भगवान राम की मूर्ति उनके क्षेत्राधिकार में आता है, वो उनकी देखभाल करते हैं, तो इसलिए जो ये टोटल लैंड है उनको दे दी जानी चाहिए। निर्मोही अखाड़ा का क्या कहना है कि ये चबूतरा उनके क्षेत्राधिकार में है, इसलिए टोटल लैंड उसको दे दी जानी चाहिए। रामलला न्यास का कहना है कि चूंकि भगवान राम की जो मूर्ति यहाँ पे है वो उनके क्षेत्राधिकार में है, इसलिए ये लैंड उनको दे दी जानी चाहिए। और निर्मोही अखाड़ा सुन्नी वक्फ बोर्ड का कहना है कि चूंकि ये जो है मस्जिद उनके क्षेत्राधिकार में आता है, इसलिए ये लैंड उसको दे दी जानी चाहिए। तीनों का अपना अपना पक्ष है। सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली अपना डिसीजन सुना दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने जो है कहीं भी आस्था के नाम पे डिसीजन नहीं सुनाया। देखो, इंडिया में लगभग 80 करोड़ हिंदू हैं, तो ये आस्था का प्रश्न बन सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आस्था के नाम पे अपना डिसीजन नहीं सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने वैज्ञानिकता के आधार पे अपना डिसीजन सुनाया, और यहाँ इंटर होता है ASI का, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। सुन्नी वक्फ बोर्ड का जो है एक दलील यह भी था कि जो ये मस्जिद बनी है वो किसी खाली ज़मीन पे बनी है, यानी प्लेन लैंड पे बनी है, परती ज़मीन पे बनी है। लेकिन ASI का कहना था कि ये खाली ज़मीन पे नहीं बनी है, इसके नीचे जो है मंदिर जैसी संरचना पाई जा सकती है। उन्होंने स्पष्ट नहीं कहा कि इनके नीचे मंदिर हो सकता है। उन्होंने ये कहा, ASI ने ये कहा कि ये जो मस्जिद है इसके नीचे मंदिर जैसी संरचना हो सकती है। और उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने ASI के निर्णय को जो है सही पाया। सुप्रीम कोर्ट ने ASI का ASI ने जो रिसर्च किया था उनको सही पाया, और सही पाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाया, और निर्णय के बारे में आपको पता होगा। अब हम लौटते हैं न्यूज़ पे। अब देखो, अभी हाल फिलहाल में जो है फिर अयोध्या वहाँ पे जो है खुदाई हुई है, और खुदाई होने के बाद जो है अब मंदिर के अवशेष और मूर्तियाँ वहाँ पे मिली है, जो इस बात को प्रमाणित करता है कि ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो कहा था वो बिल्कुल सही है, और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी हमारा प्रासंगिक सिद्ध होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ASI के
अन्वेषण के आधार पे, एएसआई के इन्वेस्टमेंट के आधार पे, एएसआई के इन्वेस्टिगेशन के आधार पे जो है निर्णय सुनाया था। तो उम्मीद है अयोध्या का डिस्प्यूट क्या होता है। और अगर आपको डिटेल में जानना है, इसकी स्थापना मीर बांकी ने की थी, जो बाबर का एक सेनापति था। तो हमारा पूरा वीडियो देखो, लगभग 20 मिनट का वीडियो होगा, और वहाँ पे हमने डिटेल से डिस्कस किया है कि अयोध्या डिस्प्यूट है क्या और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। कौशाम्बी में मिली 500 साल पुरानी भगवान विष्णु की मूर्ति। तो इसलिए हम दोनों न्यूज़, इस न्यूज़ को और इस न्यूज़ को, दोनों न्यूज़ को कंबाइन करके डिस्कस करना चाहते हैं। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट संस्थान है, यूपीएससी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो एएसआई जो है उसको कहा जाता है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, यानी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन है। नाम याद रखना, नॉर्मली मिनिस्ट्री पूछ देता है किस मंत्रालय के अधीन है, तो संस्कृति मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अधीन है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसका बेसिकली काम क्या है, राष्ट्रीय महत्व का जो प्राचीन संस्था है, राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन संस्था या प्राचीन स्मारक या पुरातत्व स्थल या उनका जो अवशेष है उनका देखभाल करना, उनके लिए नियम बनाना, कानून बनाना, सारा का सारा काम है एएसआई का। इसके अतिरिक्त प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल अवशेष अधिनियम 1958 के प्रावधान के तहत यह देश के सभी पुरातत्वीय गतिविधि को विनियमित करता है, उसके लिए कानून बनाता है, रेगुलेट करता है। यह पुरावशेष तथा बहुमूल्य संस्कृति अधिनियम 1972 को भी विनियमित करता है। इसकी स्थापना किसने की थी, ये अधिक इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 1861 में, 1861 में ही इसकी स्थापना हुई थी, और इसका स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। कनिंघम आपको याद होगा, अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसकी स्थापना किया था 1861 में, और इनका जो पहला डायरेक्टर जनरल था वो भी अलेक्जेंडर कनिंघम ही था। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1861 में, अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा, जो इसके पहले डायरेक्टर जनरल थे। वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, तो 2020 के मई में ही इनका ज्वाइनिंग हुआ। तो ये याद रखना करंट पॉइंट ऑफ व्यू से, और खास करके जो आपका स्टेट पीसीएस होगा या वनडे एग्जाम होगा उसमें कभी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वहाँ पूछ सकता है आपको कि इसके वर्तमान डायरेक्टर जनरल कौन है, तो वी विद्यापति इनकी वर्तमान डायरेक्टर जनरल हैं। वी विद्यापति इसके वर्तमान डायरेक्टर जनरल हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। तो उम्मीद है कि एएसआई का जो बेसिक क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका जो है डायरेक्टर जनरल कौन है, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, ये सारा का सारा आपको क्लियर हो गया होगा। देखो, हांगकांग इशू को लेकर के लगातार चर्चा में चल रहा है, और अब तो न्यूज़ पहले देख लो कि हांगकांग में चीन की साजिश के मुद्दे पे साथ है ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। यानी जो ब्रिटेन 1997 में, जिस ब्रिटेन ने 1997 में जो है चीन को हांगकांग सौंपा था, वो भी अभी चीन के विरोध में आ गए। तो हांगकांग का बेसिक इशू क्या है उसको लेकर के आज हम फिर से एक बार डिस्कस करते हैं। हालांकि इसको लेकर के मैंने कल भी डिस्कस किया था। देखो, 1997 तक, 1997 ईस्वी तक जो है हांगकांग ब्रिटेन का कॉलोनी था। जिस तरह से भारत ब्रिटेन का कॉलोनी रहा है, उपनिवेश रहा है, उसी तरह से हांगकांग ब्रिटेन का उपनिवेश था। 1997 में जो है ब्रिटेन हांगकांग से चला गया, और उन्होंने चीन को हांगकांग को सौंप गया। ऐसी कंडीशन में चीन को जो हांगकांग सौंपा था, तो चीन से एक वादा किया था, और वो वादा था कि 2047 तक, यानी 50 साल तक, 1997 से 2047 यानी 50 वर्ष तक चीन जो है हांगकांग में शांति स्थापित करेगा। चीन हांगकांग में 1 नेशन 2 सिस्टम की थ्योरी पर काम करेगा, यानी एक देश 2 राष्ट्र के सिस्टम पे काम करेगा। कैसे, चीन में जो है क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, और हांगकांग में क्या है, लोकतंत्र है। तो हांगकांग चीन का पार्ट होते हुए भी चीन का पार्ट नहीं है, चीन का वहाँ सिस्टम नहीं लागू है, चीन का वहाँ पे कानून नहीं लागू है, राइट।
तो ये ब्रिटेन को चीन ने प्रॉमिस किया था कि 2047 तक यानी 50 वर्ष तक जो है हांगकांग में वन नेशन टू सिस्टम होगा। यानी हमारा देश का जो कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, कम्युनिज्म की सरकार है हमारे देश में, उसी तरह की सत्ता रहेगी, लेकिन हांगकांग के लोकतंत्र को भी हम बरकरार रखेंगे। अभी इशू क्या आ रहा है? अभी इशू ये आ रहा है कि चीन तरह तरह की नीति का अनुपालन करता है और हांगकांग को पूरी तरह से अपने में मिला लेना चाहता है। चीन नहीं चाहता है कि हांगकांग में लोकतंत्र बरकरार रहे। 2047 से पहले ही चीन ऐसा कर रहा है। तो हांगकांग के लोगों को अभी शक होने शुरू हो गया। हांगकांग के लोगों को लग रहा है कि 2047 के बाद तो चीन पूरी तरह से हमारे देश में लोकतंत्र को खत्म कर देगा, और यही कारण है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए हांगकांग में काफ़ी जो है संघर्ष हो रहा है, काफ़ी वहाँ पे विद्रोह हुआ। 2014 में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। कई बार क्वेश्चन पूछा है वनडे एग्जाम में और स्टेट पीसीएस में, कई बार क्वेश्चन पूछा है अम्ब्रेला मूवमेंट। तो अम्ब्रेला मूवमेंट कब हुआ था? 2014 में हुआ था। हांगकांग के लोगों ने चीन के विरुद्ध किया था। चीन क्या कर रहा है? देखो अभी चीन क्या कर रहा है कि हांगकांग में खुफिया एजेंसी का कार्यालय खोल रहा है, अन्य कार्यालय खोल रहा है, और चीन ने एक विवादित कानून को लाया था, विवादित प्रत्यर्पण कानून को 2019 में लाया था, जिसका काफ़ी महीने 2 से 3 महीने तक लगातार हांगकांग के लोगों ने विरोध किया था। और प्रत्यर्पण कानून क्या था कि अगर हांगकांग में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उनकी सजा को देने का जो प्रावधान था वो चीन के द्वारा किया गया। मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति को हांगकांग में गिरफ्तार किया गया तो उसको जो है सजा देगी वो चीन देगी। तो ये जो है हांगकांग के लोगों को अनफेयर लगा और उन्होंने जो है इसका काफ़ी विरोध किया और फाइनली ये बिल को वापस लाना पड़ा। तो ये सारी की सारी जो काम हो रहा है, चीन जो कर रहा है, ये हांगकांग में लोकतंत्र को ख़त्म करने के लिए कर रहा है। इसलिए अब ब्रिटेन भी हांगकांग के साथ आ गया और ब्रिटेन चीन को कह रहा है कि हमने जब 1997 में आपको हांगकांग सौंपा था तो उस समय में हमने आपसे वादा किया था कि आप हांगकांग में लोकतंत्र को बरकरार रखेंगे। तो हांगकांग का बेसिक क्या इशू है निश्चित तौर पे आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए बीच बीच में हो सके तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा बनाने में मेहनत तो लगता ही है। देखो ये जो टॉपिक है 1200 किलोमीटर के सफ़र से फिर जी उठे ज्योति के सपने, इवांका ट्रंप ने जो है ज्योति को लेकर के एक ट्वीट किया और ट्वीट करने के बाद जो है सरकार की नज़र में ज्योति फिर से आ गई। साइकिल फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इसे फिर बुलाया है, देखते हैं उस पर क्या होगा। हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन महिला सशक्तिकरण को लेकर के जो है अगर यूपीएससी में ऐसे में अगर क्वेश्चन आता है तो आप ज्योति का नाम मेंशन कर सकते हो महिला सशक्तिकरण को लेकर के। एक और इम्पोर्टेंट न्यूज है, देखो इसको याद रखना। जो हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी, जो हमारे देश के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो WTO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन चुने गए हैं। अगले एक वर्ष के लिए 2020-21 के लिए जो है ये WHO के वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन चुने गए हैं। यानी कोरोना जैसे महामारी की स्थिति में इनका रोल अभी और अधिक इम्पोर्टेंट हो गया क्योंकि ये WTO के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन चुन गए हैं। चलो एक न्यूज़ और हमें डिस्कस करना है गगनयान मिशन को लेकर के। काफ़ी इम्पोर्टेंट मिशन है, भारत का काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट अंतरिक्ष मिशन है। गगनयान की शुरुआत कब हुई थी? 15 अगस्त 2018 को। 15 अगस्त 2018 को भारत के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किला से अपने भाषण के दौरान जो है इस मिशन की चर्चा की थी। उन्होंने कहा था कि 2022 तक जो है भारत अंतरिक्ष में पहुंच जाएगा और यही कारण है कि 2022 इसका लक्ष्य रखा गया। 2022 तक जो है हमें गगनयान मिशन के तहत जो है अंतरिक्ष में जाना है। इसका लगभग जो लागत है लगभग 10,000 करोड़ है। तो इस मिशन का जो है उद्देश्य क्या है? इस मिशन का उद्देश्य है कि जो है अंतरिक्ष यात्री वो अंतरिक्ष में जाएंगे और जाने के साथ साथ 7 दिन अंतरिक्ष में रहेंगे भी। यानी भारत के जो नागरिक हैं वो अंतरिक्ष में जाएंगे और अंतरिक्ष में जाने के साथ साथ 7 दिन वो अंतरिक्ष में रहेंगे। तो इसके लिए जो इसरो जो है इसके लिए काम कर रहा है, तो कुछ जो है आवश्यक काम जो इसरो इसके लिए कर रहा है वो देखो कुछ मिशन है इसके तहत। पुनः प्रवेश मिशन क्षमता, क्रू एस्केप मिशन,
क्रू मॉड्यूल कॉन्फ़िगरेशन, तापीय संरक्षण व्यवस्था, मंदक और परिवर्तन व्यवस्था। तो ये सारा का सारा देख सकते हो, यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जीवन रक्षक व्यवस्था उप प्रणाली, ये सारा का सारा का विकास जो है ऑलरेडी इसरो ने कर लिया। इसे लॉन्च किससे कहा जाएगा? तो लॉन्च किया जाएगा मार्क GSLV मार्क 3 से इसे लॉन्च किया जाएगा। जिससे हमने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था, चंद्रयान मिशन को लॉन्च किया था, उसी से इसको लॉन्च किया जाएगा गगनयान मिशन को GSLV मार्क 3 से। इसके तहत जो है 3 मिशन है, गगनयान मिशन के तहत 3 मिशन है। पहले 2 मिशन में मानव रहित मिशन भेजा जाएगा, यानी जो है हम पहले मानव रहित मिशन भेजेंगे, यानी किसी रोबोट को भेज देंगे, और अगर हम देखेंगे कि सब कुछ सही रहा, उनको जो है वो धरती पर पुनः वापस आ गए हैं, तो उसके बाद जो है हम आंतरिक यात्री को भेजेंगे, 3 आंतरिक यात्री को हम भेजेंगे। और ये जो है लोअर अर्थ ऑर्बिट में, यानी 300 से 400 किलोमीटर लोअर अर्थ ऑर्बिट, यानी पृथ्वी के 300 से 400 किलोमीटर के रेंज में रहेगा, और वहाँ पे ये जो है घूमेगा। लगभग 1 सप्ताह तक ये जो अंतरिक्ष में रहेंगे, और 1 सप्ताह के बाद अंतरिक्ष से रिटर्न हो जाएंगे। तो इसलिए जो है पहले 2 मानव रहित मिशन होगा, यानी बिना मानव के मिशन होगा, और ये दोनों सफल होने के बाद जो है इसरो तीसरा मिशन लॉन्च करेगा, जो होगा मानव के साथ मिशन, जिसको एक्चुअल गगनयान मिशन कहा गया। राइट। तो अब जो है क्या न्यूज़ सुन लो। जिस तरह से हमारे पास इसरो है, उस तरह से रसिया की जो एजेंसी है, जो रसिया की अंतरिक्ष एजेंसी है, उसका नाम है रोस्कोस्मोस। रोस्कोस्मोस जो है उसका नाम है, और वहाँ पे जो है भारत के जो 3 अंतरिक्ष यात्री हैं उनका प्रशिक्षण फिर से शुरू किया गया है, कि वो अंतरिक्ष यात्री जो जाएंगे अंतरिक्ष में जाएंगे, उनका जो है प्रशिक्षण यहाँ पे फिर से शुरू किया गया। तो उम्मीद है कि जो गगनयान है क्या है, बेसिक आपको क्लियर हो गया होगा। गगनयान एक मिशन है जिसमें 3 अंतरिक्ष यात्री जाएंगे पृथ्वी के लोअर अर्थ ऑर्बिट, यानी 300 से 400 किलोमीटर के रेंज में पृथ्वी के ऊपर, और वहाँ पे 7 दिन तक जो है अंतरिक्ष में रहेंगे। इसी मिशन का नाम है गगनयान मिशन। चलिए, उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग खुद अपने सर्कल में कोशिश कीजिए कि आप लोग खुद अपने सर्कल में इसको जो है सेंड कर दें, आप लोग खुद इसको जो है शेयर कर दें, ताकि जो है अधिक से अधिक लोगों तक इनरीच हो सके, अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुंच सकें। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।